back friends, this is Mansi Goswami from the Bioscience Arena. So today's video is requesting video which is on genetic marker. ऐसे ही आपको अगर बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी या फिर जितनी ब्रांचेस हैं बायोटेक्नोलॉजी की उससे रिलेटेड टॉपिक्स की वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और मैं कोशिश करूँ कि उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करा सकूं जिसमें कि आपको नोट्स भी प्रोवाइड करे गए। तो हम आज के टॉपिक पे आते हैं जो कि क्या है जेनेटिक मार्कर। आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे जेनेटिक मार्कर क्या होते हैं और इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं, इसी के साथ कहाँ। तो जैसे कि हमें पता है हमारा जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है ये न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर से मिलके बना हुआ होता है विच इज एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन की बात करें या फिर हम अगर क्रोमोसोम्स की भी बात करें तो कंडेंस फॉर्म होती है डीएनए की क्रोमोसोम। ठीक है, तो जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है यानी कि जो डीएनए या क्रोमोसोम होते हैं इसमें क्या होता है काफ़ी सारे जो सीक्वेंसेस होते हैं नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं काफ़ी बार रिपीटेड फॉर्म में होते हैं। तो कहने का क्या मतलब, कोई भी सीक्वेंस हमारे डीएनए फ्रैगमेंट में जो बार बार रिपीट होते हैं उनको हम एज ए जेनेटिक मार्कर यूज करते हैं। ये जो रिपीटेड सीक्वेंस होते हैं हमारे डीएनए में इनकी जो लोकेशन होती है वो हमें पता होती है कि ये जो रिपीटेड सीक्वेंस है कहाँ पर प्रेजेंट है हमारे किसी भी इंडिविजुअल स्पीशीज के डीएनए में। उन रिपीटेड सीक्वेंस को हम एज ए जेनेटिक मार्कर यूज करते हैं जिसमें कि वो जो जेनेटिक मार्कर होता है वो यूज किया जाता है फर्दर और जीन की लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो डीएनए सीक्वेंस यानी कि ये जीन या डीएनए के वो सीक्वेंस होते हैं जिनमें हैविंग अ नोन लोकेशन यानी कि उनकी जो लोकेशन होती है प्रॉपर जो लोकेशन होती है वो हमें पता होती है क्रोमोसोम्स में। ठीक है, विच इज यूज्ड एज ए जेनेटिक मार्कर, फिर जिनको हम एज ए जेनेटिक मार्कर यूज करते हैं। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कहने का क्या मतलब है। अब मान लीजिए हमारे पास ये क्रोमोसोम का डिकंडेंस फॉर्म यानी कि डीएनए है। अब ये जो डीएनए है इसमें बेस पेयर्स भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। तो अब ये जो हमारा डीएनए का फ्रेगमेंट है इसमें क्या है, कोई भी जो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस वो रिपीट हो रही है। मान लीजिए हम GCTA इसको लेके चल रहे हैं तो ये जो सीक्वेंस है हमारा डीएनए का ये यहाँ पर रिपीट हो रहा है यानी कि यहाँ पर ये जो सीक्वेंस है अप्रॉक्स 5 टाइम्स बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब यही सीक्वेंस इस डीएनए फ्रैगमेंट में मान लीजिए थोड़ी सी दूर चल के यहाँ पर यही सीक्वेंस बार बार रिपीट हो रहा है यानी कि GCTA इस तरीके से मान लीजिए ये कितने टाइम्स हो रहा है रिपीट, 7 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो ये जो सीक्वेंस होते हैं जो बार बार रिपीटेशन में आते हैं इन सीक्वेंस को हम बोलते हैं जेनेटिक मार्कर। एंड आई होप अब आपको जेनेटिक मार्कर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये जो डीएनए सीक्वेंस होते हैं जिनको हम जेनेटिक मार्कर कहते हैं ये नॉन कोडिंग पार्ट होते हैं हमारे डीएनए फ्रैगमेंट का। नॉन कोडिंग से क्या मतलब है कि mRNA नहीं बनाते हैं और ना ही इनसे प्रोटीन बनती है। जैसे कि हमें पता है डीएनए में 2 पार्ट होते हैं, कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस होती हैं हमारी। तो जो कोडिंग सीक्वेंस होते हैं वो बहुत कम होती हैं डीएनए फ्रेगमेंट में, लेकिन जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो ये जो हमारे जेनेटिक मार्कर होते हैं नॉन कोडिंग होते हैं यानी कि ये किसी भी तरह की प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं करते हैं। अब उसके बाद इसका थर्ड पॉइंट पे हम देखते हैं क्या कहता है कि ये जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस यानी कि जो जेनेटिक मार्कर्स होते हैं ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ऐसे ही ट्रांसफर होते हैं। मान लीजिए ये पेरेंट का है, किसी भी पेरेंट 1 का है तो ये जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस है यानी कि GCTA है जो एज ए जेनेटिक मार्कर यूज किया जाता है तो ये इसके ऑफस्प्रिंग में भी ट्रांसफर हो जाए। अब जो जेनेटिक मार्कर है इसको मेजरली 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज क्लासिकल मार्कर एंड सेकेंड वन इज डीएनए मार्कर। क्लासिकल मार्कर को भी आगे डिवाइड किया है जैसे कि पहला है मॉर्फोलॉजिकल मार्कर, सेकेंड वन इज साइटोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल मार्कर। तो ये क्या मॉर्फोलॉजिकल मार्कर क्या होता है,
जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के ट्रेट को देख के, मॉर्फोलॉजी को देख के ही हम उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसमें वो जेनेटिक मार्कर प्रेजेंट है या नहीं है। कहने का क्या मतलब है कि वो ट्रेट फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ है, हम मॉर्फोलॉजिकली देखकर पता कर सकते हैं। तो उसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल मार्कर। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में काफ़ी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होती हैं जो फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में यानी कि पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होती हैं। जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें उन्होंने कितने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स लिए थे, जैसे कि फ्लावर का कलर लिया था, इसी के साथ शेप लिए थे फ्लावर के, और साइज जो सी पॉट था, मटर का जो दाना था उसके साइज लिए थे। तो ये एज ए मॉर्फोलॉजिकल मार्कर की तरह यूज़ किए जाते हैं। लेकिन इनका मेजर डिमेरिट क्या होता है कि ये इन्फ्लुएंस होते हैं एनवायरमेंट के फैक्टर से, ये अफेक्ट हो जाते हैं और जिनकी वजह से जो जेनेटिक मार्कर है वो प्रॉपर हमें रिजल्ट नहीं बता पाता है। सेकेंड डिमेरिट क्या है कि ये जो मॉर्फोलॉजिकल मार्कर्स होते हैं ये काफ़ी लिमिटेड होते हैं, जिनकी वजह से हम हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में इनको एज ए जेनेटिक मार्कर यूज़ नहीं कर सकते। सेकेंड आता है हमारा साइटोलॉजिकल मार्कर। तो ये साइटोलॉजिकल मार्कर्स कहाँ होते हैं, हमारा जो क्रोमोसोम होता है, तो क्रोमोसोम्स में कुछ स्पेसिफिक या यूनिक पोर्शन होता है जो एज ए जेनेटिक मार्कर यूज किया जाता है। जैसे कि वो पोर्शन क्या हो सकता है, बैंड्स होते हैं कुछ, और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होते हैं। अगर आपने क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा तो ये दोनों टर्म आपको क्लियर होंगे। हमारे जो क्रोमोसोम होता है आपको पता होगा, ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको हम टेलोमेयर कहते हैं, और टेलोमेयर से जस्ट नीचे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन पोर्शन हमारा प्रेजेंट होता है, जिसको हम एज ए जेनेटिक मार्कर यूज करते हैं। लेकिन इसका भी इतना मेजरली यूज नहीं किया जाता है क्योंकि इसके भी काफी सारे लिमिटेशंस होते हैं। अब हम देखते हैं थर्ड वन, बायोकेमिकल मार्कर है। बायोकेमिकल मार्कर, तो बायोकेमिकल मार्कर में हम क्या यूज करते हैं, एंजाइम्स को यूज करते हैं एज ए जेनेटिक मार्कर। जो मेजरली एंजाइम्स यूज किए जाते हैं वो दो तरह के हैं, पहला है आइसोजाइम्स और दूसरा है एलो एंजाइम। ये हम कैसे कराते हैं, जैसे कि हमें पता है आइसोजाइम और एलो एंजाइम, ये दोनों एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन ही होते हैं। जितनी भी एंजाइम्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, मान लीजिए कोई भी 4 इंडिविजुअल पेशेंट हैं, इनके हमें जेनेटिक मार्कर के बारे में अगर स्टडी करनी हो तो क्या करते हैं, इन चारों के सैंपल को हम आइसोलेट कर लेते हैं। सैंपल जिसमें कि क्या हो सकता है, आइसोजाइम हो सकता है या एलो एंजाइम हो सकता है। तो चारों का या तो आइसोजाइम्स लेंगे हम या फिर हम एलो एंजाइम लेते हैं। फिर उसको क्या कराते हैं, हम इलेक्ट्रोफोरेसिस में रन कराते हैं। अब सैंपल है तो 4 वेल होंगी इसमें फर्स्ट सैंपल, सेकंड पेशेंट का, थर्ड पेशेंट का और फोर्थ पेशेंट का सैंपल होगा। अब इसमें हम रन कराते हैं इन एंजाइम्स को और उसके बाद हम ऑब्जर्व करते हैं जो भी हमें रिजल्ट दिखता है। अब क्योंकि हम इसमें प्रोटीन को रन करा रहे हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस में, तो हम किसका यूज करेंगे, एगार जेल का करेंगे या फिर पेज का करेंगे। ये बहुत कॉमन सी बात है, अगर इलेक्ट्रोफोरेसिस आपने अच्छे से पढ़ी होगी। हम किसका यूज करते हैं, पेज का यूज करते हैं प्रोटीन के लिए, और एगार का हम कब यूज करते हैं, जब हमें डीएनए के फ्रेगमेंट्स को रन कराना हो। तो क्या होता है, अब मान लीजिए हमने जब रन कराया तो हमें कुछ बैंड्स दिखेंगे इस तरीके से। अब उसके बाद हम इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या देखते हैं, जो सेम पोजीशन पर जिस पेशेंट का बैंड आएगा यानी कि वो दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो जैसे सैंपल 1 में इसका और सैंपल 3 यानी कि पेशेंट 1 और 3 इन दोनों के सेम पोजीशन पर बैंड आए, इसका मतलब क्या है कि ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं। हम ये भी पता लगा सकते हैं कि मान लीजिए अगर ये पेरेंट का है तो इनमें से ऑफस्प्रिंग इस पेरेंट का कौन होगा, तो इसका सेम बैंड इस पे मिल रहा है तो ये इसका ऑफस्प्रिंग हो सकता है और ये अलग अलग है। तो इस तरीके से हम बायोकेमिकल मार्कर्स का यूज करते हैं जिसमें कि हम आइसोजाइम और एलो एंजाइम को यूज करते हैं एज ए जेनेटिक मार्कर।
अब हम देखते हैं डीएनए मार्कर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इसमें से काफी सारे एमसीक्यूज तो बनते ही बनते हैं। आरएफएलपी, आरएपीडी, एएफएलपी, एसएसएलपी, इसी के साथ कोडोमिनेंट जेनेटिक मार्कर क्या होते हैं, डोमिनेंट जेनेटिक मार्कर क्या होते हैं, तो ये सभी हम डीएनए मार्कर्स में पढ़ते हैं, जो कि काफी एडवांस्ड फॉर्म है जेनेटिक मार्कर की और सबसे ज्यादा यूज की जाती है। तो डीएनए मार्कर को हम एज ए मॉलिक्यूलर मार्कर भी बोल सकते हैं। मॉलिक्यूलर मार्कर दो तरह के होते हैं वैसे तो, प्रोटीन मार्कर और डीएनए मार्कर, लेकिन डीएनए मार्कर का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, तो हम डीएनए मार्कर को ही मॉलिक्यूलर मार्कर बोल देते हैं, मॉलिक्यूल मार्कर बोल देते हैं। तो मॉलिक्यूल मार्कर से आए क्वेश्चन या डीएनए मार्कर से आए तो इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। डीएनए मार्कर को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है, तो डीएनए मार्कर को मेजरली इस बात पे क्लासिफाई किया गया है कि हम उसमें कौन सा प्रिंसिपल यूज करते हैं। तो मेजरली डीएनए मार्कर में पीसीआर और हाइब्रिडाइजेशन, ये दो मेन टेक्निक्स यूज की जाती है, तो इसी के बेस पर इनको डिफरेंशिएट किया गया। जैसे कि पीसीआर में क्या आता है, आरएपीडी, एएफएलपी और एसएसएलपी, ये डीएनए मार्कर्स के नाम हैं, जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में काफी अच्छे से डिटेल में जानेंगे और कैसे इनको प्रोसेस आउट किया जाता है ये भी जानेंगे। अब उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर कौन सा डीएनए मार्कर यूज किया जाता है, आरएफएलपी यूज किया जाता है। तो पीसीआर और हाइब्रिडाइजेशन दोनों ही एक टेक्निक होती है। इन दोनों टॉपिक्स पे मैं पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपको पीसीआर और हाइब्रिडाइजेशन के बारे में अच्छे से जानना है और जो कि आपके सिलेबस में भी है बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट को, तो काफ़ी अच्छे से पता होनी चाहिए ये टेक्निक्स, तो इनकी वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, जिनकी वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब हम डीएनए मार्कर्स के बारे में और अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से ये यूज़ किए जाते हैं या इनके क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं। तो डीएनए मार्कर को ऑन द बेसिस ऑफ पीसीआर और हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे भी डिफरेंशिएट किया गया है, वो हमने देख लिया कौन कौन से होते हैं। डीएनए मार्कर में एक और क्लासिफिकेशन आता है जिसको हम कोडोमिनेंट मार्कर और डोमिनेंट मार्कर कहते हैं। इससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे आप बीएससी के बाद यानी कि बैचलर डिग्री के बाद अगर आप दे रहे हैं या फिर मास्टर्स डिग्री के बाद अगर आप दे रहे हैं पीएचडी के लिए भी, तो इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, वो भी हम देख लेंगे किस तरह के आते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कोडोमिनेंट मार्कर, डोमिनेंट मार्कर क्या होता है। तो कोडोमिनेंट और डोमिनेंट ये टर्म से तो आप अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे, क्योंकि इसके बारे में आपने मेंडल्स लॉ में अच्छे से जान रखा होगा। तो उसी कॉन्सेप्ट को अगर ध्यान में रखते हुए आप जानेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोडोमिनेंट का हमने क्या मतलब हमने समझा हुआ है कि दोनों तरह की कैरेक्टरिस्टिक हमें शो हो। ठीक है, तो यानी कि पेरेंट 1 पेरेंट 2 दोनों की कैरेक्टरिस्टिक उनके ऑफस्प्रिंग में शो होती है, तो उसको हम कोडोमिनेंट ट्रेट बोलते हैं। ये ही है डोमिनेंट में, और डोमिनेंट से हमने क्या समझा हुआ है कि एक पेरेंट 1 और पेरेंट 2 दोनों के जो ट्रेट है, इसमें से सिर्फ एक ही पेरेंट का ट्रेट हमें नेक्स्ट जनरेशन यानी कि उनके ऑफस्प्रिंग में दिखता है। मान लीजिए पेरेंट 1 का सिर्फ दिख रहा है, ठीक है, तो ये होता है डोमिनेंट। तो सेम यही कॉन्सेप्ट हम लेके इस डोमिनेंट और कोडोमिनेंट मार्कर के बारे में समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं कोडोमिनेंट मार्कर क्या कहता है। अब मान लीजिए हम इसमें क्या करते हैं, पेरेंट 1 और पेरेंट 2 दोनों के हम कोई स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे पेरेंट 1 में से भी हमने निकाला और पेरेंट 2 में से भी निकाला, दोनों को हम फिर उसके बाद क्योंकि डीएनए है तो एग्रोस जेल की मदद से उसका इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस कराने के बाद हम क्या देखते हैं कि पेरेंट 1 का जो बैंड है वो यहाँ बन रहा है एक इलेक्ट्रोफोरेटिक मशीन में, ठीक है, और पेरेंट 2 का बैंड मान लीजिए यहाँ पर बन रहा है। अब ये बैंड कैसे माइग्रेट होते हैं, वो इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रिंसिपल आपको पता होगा तो उससे आसानी से समझ में आ जाएगा। यानी जब पेरेंट 1 का सैंपल यानी कि डीएनए को वेल में लोड किया, ये पेरेंट 1 का यहाँ हम दिखा देते हैं और यहाँ पेरेंट 2 का, तो लोड किया, इसका बैंड यहाँ बना, कोई भी एक स्पेसिफिक डीएनए का सीक्वेंस यानी कि फ्रेगमेंट ले लिया, और पेरेंट 2 का यहाँ पर बना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वो ही अब इसी ट्रेट के जो सीक्वेंस हमें ऑफस्प्रिंग में दिखे हैं उसको हम आइसोलेट कर लेंगे ऑफस्प्रिंग का। ठीक है, अब उसका भी हम एग्रोस जेल में क्या करवाएंगे, रनिंग करवाएंगे यानी कि इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे। तो इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो बैंड है वो यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी
आ रहा है। हम इस ट्रेट का कोई नाम दे देते हैं, मान लीजिए इस बैंड को हम लेबल कर देते हैं कैपिटल ए से, ठीक है, और इस ट्रेट को हम नाम दे देते हैं स्मॉल ए से। तो अब हमें क्या देखने को मिला कि पेरेंट 1 का भी बैंड हमें ऑफ स्प्रिंग में मिला और पेरेंट 2 का भी हमें बैंड ऑफ स्प्रिंग में मिला। तो कहने का क्या मतलब है कि ये जो ट्रेट है ये ऑफ स्प्रिंग में दोनों पेरेंट का ही गया है, जिससे क्या बना है, कैपिटल ए स्मॉल ए बना है। इसमें ये रिसेसिव नहीं है, ये डोमिनेंट नहीं है, दोनों ही कोडोमिनेंट है, यानी कि दोनों ही अपने अलग अलग एली शो करेंगे, यानी कि एक्सप्रेस करेंगे। तो इसी को हम बोलते हैं कोडोमिनेंट मार्कर। अब अगर हम डोमिनेंट मार्कर के बारे में बात करें, सेम प्रोसेस इसमें करेंगे। हम पेरेंट 2 का सैंपल लेंगे, डीएनए का फ्रेगमेंट लेंगे यानी कि, और यहाँ पर पेरेंट 2 का लेंगे। अब उसके बाद वही सेगमेंट हम उसी ट्रेट का सेगमेंट हम ऑफ स्प्रिंग में से आइसोलेट करेंगे, दोनों को रन यानी कि तीनों को रन कराएंगे। तो लीजिए पेरेंट 1 का जो फ्रेगमेंट है वो यहाँ पर हमें उसका बैंड दिख रहा है और पेरेंट 2 का हमें यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। अब जो ऑफ स्प्रिंग है, अब इसमें हमें बैंड कहाँ पर दिख रहा है, मान लीजिए यहाँ पर दिख रहा है सिर्फ। तो इसका क्या मतलब है कि ये फ्रेगमेंट ही ट्रांसफर हुआ है इस ऑफ स्प्रिंग में, पेरेंट 2 का फ्रेगमेंट ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो इसको हम बोलते हैं डोमिनेंट मार्कर। तो इसको भी अगर हम क्या करें, लेबल करें, जैसे इसमें किया है कैपिटल ए स्मॉल ए, तो इसमें आएगा तो दोनों का एक ही, अगर आपने क्रॉसिंग ओवर के बारे में अच्छे से जान रखा होगा। लेकिन इसमें जो कैपिटल ए है ये डोमिनेंट है और जो स्मॉल ए है वो रिसेसिव है, और इसमें ऐसा कुछ नहीं, दोनों कोडोमिनेंट है एक दूसरे के, यानी कि दोनों ही एली अपने अपने एक्सप्रेशन को शो करेंगे। तो इस तरीके से डोमिनेंट और कोडोमिनेंट मार्कर का यूज किया जाता है। अब जो कोडोमिनेंट मार्कर है इसमें किस तरह के डीएनए मार्कर का यूज किया जाता है, तो उनके एग्जांपल है एसएसआर, एसटीआर, आरएफएलपी। और जो डोमिनेंट मार्कर होते हैं वो कौन से होते हैं, आईएसएसआर, आरएपीडी और एएफएलपी। इसमें से जो जनरली पूछा जाता है क्वेश्चन, वो इस तरीके से पूछा जाता है कि आपको इस तरीके से एक इलेक्ट्रोफोरेसिस का पूरा डायग्राम शो कर दिया जाएगा, उसके बाद आपको इसमें बैंड दिखा दिए जाएंगे। तो ऐसे भी आ सकता है कि बताइए ये डोमिनेंट है या कोडोमिनेंट है। तो सिंपल सी बात है, पेरेंट फर्स्ट का भी इसमें दिख रहा है, पेरेंट सेकंड का भी बैंड इसमें दिख रहा है, तो ये कोडोमिनेंट मार्कर है, ठीक है। अब ऐसे ही इसमें अगर इस तरीके से आता है, यानी कि एक ही फ्रेगमेंट हमें दिख रहा है, तो ये कौन सा है, ये है हमारा डोमिनेंट मार्कर। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और इससे इस तरीके से भी आ सकता है कि आपको ये ऑप्शंस में दे दिए जाएंगे ये मार्कर्स के एग्जांपल, और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा डोमिनेंट है या फिर इसमें से कौन सा कोडोमिनेंट है। तो इनके एग्जांपल याद करने भी जरूरी है। पीसीआर बेस्ड कौन से डीएनए मार्कर हैं और हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड कौन सी मार्कर हैं। हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड मार्कर सिर्फ एक ही है, आरएफएलपी, तो आप उसको ही याद रखना, और आरएफएलपी कोडोमिनेंट मार्कर भी है। जेनेटिक मार्कर्स के क्या क्या एप्लीकेशन है, सबसे पहले ये जो जेनेटिक मार्कर है ये यूज किया जाता है अगर कोई भी इनहेरिटेड डिसीज है, यानी कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में आई है, तो इस चीज को आइडेंटिफाई करने में, डिटरमाइन करने में जेनेटिक मार्कर का यूज किया जाता है। और साथ ही अगर वो इनहेरिटेड डिसीज है, यानी कि जीन पे किसी न किसी जीन में म्यूटेशन हुआ होगा या फिर डिलीशन हुआ होगा या कुछ भी हो सकता है उस जीन में, तो उसकी वजह से वो डिसीज हुई होगी, तो हम ये भी पता कर सकते हैं किस जीन की वजह से या किस जेनेटिक सीक्वेंस की वजह से वो डिसीज कॉज हुई है। पैटर्निटी टेस्ट के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। अब इसे नेक्स्ट वीडियोस में हम इन्हीं मार्कर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इनको कैसे हम एज ए डीएनए मार्कर यूज करा जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसी के साथ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस टॉपिक के नोट्स अगर आपको चाहिए हो तो उस वीडियो की लिंक आपको उस पीडीएफ की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसमें कि A to Z एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। वो ही पॉइंट्स मैंने यहाँ पर आपको समझा दी ताकि आपको नोट्स लिखने में दिक्कत ना हो।